नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। संसद में दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष की नारेबाजी। सरकार संसद में चर्चा करने को तैयार। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम पर तो मंगलवार को चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। विपक्ष ने मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य करने पर उठाए सवाल। कहा यह निजता के अधिकार का उल्लंघन। जासूसी का ऐप बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी सफाई, बोले डिलीट कर सकते हैं ऐप। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब होगा सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन और राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे। पीएमओ ने कहा सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव। इंट्राडे में निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला। बैंकिंग, फाइनेंशियल, डिफेंस शेयरों में रही बिकवाली। पीएसयू बैंकों में शुरुआती तेजी के बाद मुनाफा वसूली। नहीं थम रहे रुपए में गिरावट। $1 का भाव 90 रुपए के पास पहुंचा। पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी एफआईआई की लगातार बिकवाली बनी वजह। सरकार की जीएसटी फ्रॉड और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर लगाम कसने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अगले साल से पूरी तरह होगी ऑटोमेटिक। दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदूषण की मार। दिल्ली का पोल्यूशन बहुत खराब श्रेणी में। औसत एक्यूआई 360। मुंबई में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बीएमसी ने उठाए कदम। दिसंबर और फरवरी के बीच उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 6 दिसंबर से बढ़ेगी सर्दी। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा देखने को मिला। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों ने लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। यही नहीं, स्पीकर ओम बिरला ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्षी दल लगातार 20 मिनट तक वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहा। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। इससे पहले विपक्ष दलों ने सुबह करीब 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। विपक्षी दल सरकार से एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सरकार संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा की तैयार हो गई है। इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। वहीं संचार साथी ऐप को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए संचार साथी ऐप को देसी पेगासस करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इससे लोगों की निगरानी करेगी। इससे आम लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। विपक्ष की मांग यह है कि संचार मंत्रालय तुरंत अपने निर्देश को वापस ले। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship.
ये तो पूरा स्ट्रेट आउट प्रिवेसी का हनन है। नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ऐसे ऐसे आज हमारे पास कानून बन गए हैं जहां पे आपके हर अधिकार को खींचा जा रहा है। ये एक बिग बॉस सर्वेलेंस हाउस बनता जा रहा है कि बिग बॉस में कैमरा आपको सब जगह फॉलो करता है, यहाँ पर आपका पूरी सरकार ही आपको फॉलो करती है आपके मोबाइल के माध्यम से। आप राइट टू प्रिवेसी एक एनश्राइंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर ये सरकार को कुछ प्रिवेसी का लेना देना नहीं है। उनको सबके घर में ताक झांक कर देखना है कौन क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ घूमने जा रहा है। कि कोई तो दायरा होता है, कोई तो बाउंड्रीज होती हैं। हर चीज़ का उल्लंघन कर करके आप ये ऐप जो ला रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं हमारे चैलेंजेस जो हैं उसका रिड्रेसल करिए। आप क्या करें, रिड्रेसल के आड़ में आप सर्वेलेंस कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। संचार साथी ऐप को लेकर चल रहे विवाद के बीच टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये ऐप किसी तरह की जासूसी नहीं करता, आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप क्या करता है और सरकार इसे क्यों मोबाइल में प्री इंस्टॉल करना चाहती है। ये समझाने के लिए मेरे साथ है विपिन भट्ट। विपिन जी, बताइए क्या करता है आखिर संचार साथी ऐप? देखिए, विवाद काफ़ी बढ़ गया है और आरोप लग रहे हैं जासूसी, पेगासस और ये तमाम चीज़ें। लेकिन उन सबके बीच अगर इस संचार साथी ऐप की बात करें तो जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, डिजिटल क्राइम बढ़ा है, साइबर फ्रॉड्स बढ़े हैं, कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए जो उससे आपको सेफगार्ड करे। अब ये ऐप क्या करता है, तो ये ऐप खास तौर पे उसी चीज़ को फोकस करके बनाया गया है। तो एक साइबर सिक्योरिटी टूल है जो सरकार चाहती है कि अब देश के सभी लोग इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें या प्री इंस्टॉल होके आए, और ये आपको कई तरह के साइबर फ्रॉड से बचाता है। क्या चीज़ें होती हैं जो आपको किसी साइबर फ्रॉड में फंसा सकती हैं, एक एक करके देखते हैं कि ये क्या करता है और आपको कैसे ये सेफगार्ड देता है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके नाम पर कोई सिम रजिस्टर्ड है और वो फर्जी है। कहने का मतलब ये है कि आपका नाम तो है लेकिन आपके पास तो नंबर है ही नहीं, तो ये बता देगा आपको कि भाई आपके नाम पे इस समय 10, 12, 15 सिम रजिस्टर्ड है। तो सोचिए वो क्यों रजिस्टर्ड होंगे और उससे क्या कोई फ्रॉड हो रहा है, तुरंत उसकी शिकायत करेंगे, सिम ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसके अलावा IMEI नंबर, ये आपके फ़ोन की एक तरह की कुंडली होता है। क्या ये गलत है, आप चेक कर सकते हैं। फर्जी IMEI नंबर के बहुत सारे मामले हमने पहले भी देखे हैं और उससे भी फ्रॉड पकड़ने में, डिटेक्ट करने में दिक्कत होती है। फिर चोरी अगर फ़ोन हो गया है, उसके कई सारे दुरुपयोग हो सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर ये ऐप उस फ़ोन को ब्लॉक कर सकता है। और भी तरीके हैं ब्लॉक करने के, लेकिन इस ऐप के थ्रू आप उसे तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। और साइबर फ्रॉड की शिकायत, ये लोगों के लिए आज भी बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है तो कौन सा सबसे आसान तरीका है जहां वो साइबर फ्रॉड की शिकायत करें, क्योंकि जितने साइबर फ्रॉड शिकायत होगी जितनों की, उतना ज़्यादा उनको रोका जाना आसान होगा। तो ये तो 3-4 मोटी बातें हैं जिसकी वजह से ये ऐप ज़रूरी है, एसेंशियल है और इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रिजल्ट क्या निकले। 37 लाख से ज़्यादा फर्जी सिम कनेक्शन बंद किए गए हैं क्योंकि इस पर रिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा 23 लाख से ज़्यादा चोरी हुए फ़ोन भी वापस मिले। बड़ा नंबर है, 23 लाख का लोगों ने रिपोर्ट किया, उनका फ़ोन उन्हें वापस मिल गया संचार साथी की बदौलत। और एक आध दो फिगर और कि किस तरीके से आपको और क्या क्या मिला है, कुछ और नंबर्स भी यहाँ पर थे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐप है जो साइबर फ्रॉड पर शिकंजा कसने का काम कर रहा है। अब कंट्रोवर्सी और नो कंट्रोवर्सी, क्या इससे जासूसी हो रही है नहीं हो रही है, वो आगे की बातें हैं, अलग बातें हैं, जांच के विषय हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये ऐप साइबर फ्रॉड पर एक हद तक शिकंजा कस रहा है। शुक्रिया विपिन जी इस पूरी जानकारी पर। अगली खबर पीएमओ से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के नए परिसर का नाम अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब जल्द ही साउथ ब्लॉक के दफ्तर से निकलकर नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ राज्यों में राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम भी बदलकर लोक भवन रखा जा रहा है।
सेवातीर्थ कॉम्प्लेक्स में सेवातीर्थ 2 और सेवातीर्थ 3 इमारतों में कैबिनेट सचिवालय और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी ऑफिस होगा। इससे पहले सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ भी किया था। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी की बिकवाली वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही है। सेंसेक्स 504 पॉइंट गिरकर 85,138 पर बंद हुआ, तो वही इंट्राडे में निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला। हालांकि बाद में निफ्टी ने 144 पॉइंट गिरकर 26,032 पर क्लोजिंग ली है। मार्केट के अप्स एंड डाउन समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। पिछले हफ्ते जो हमें अच्छे खासे बाजार में जो गेन आते हुए दिखाई दी थे, लगातार ये देखने को मिल रहा है। तीसरा दिन है आज जो फेड आउट मोमेंटम है वो बना हुआ है। निफ्टी की बात करी जाए तो 0.5% की कमजोरी करीबन यहाँ पे देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में आज ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, करीबन 1% की कमजोरी। वहीं ब्रॉडर इंडेक्स भी आज थोड़े से सुस्त कामकाज करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो आइए देखते हैं। मॉर्निंग की बात करी जाए तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस उस टाइम पे इन रेड कारोबार कर रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में एशियन पेंट्स यहाँ पे 3% का इजाफा, डॉक्टर रेड्डीज खबरों के दम पे यहाँ पे करीबन 1.25% की तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी नए लॉन्च और साथ में जो प्रोडक्शन का डेटा आया था वो काफी अच्छा आया था, और भारतीय एयरटेल भी 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो देखिए इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे जो एयर पैसेंजर का डेटा आया है वो गाइडेंस के मुकाबले काफी कम है, जिसके बाद ये 1.5% की कमजोरी। एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि काफी दिग्गज स्टॉक जो है आज बेयर साइड में बनते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की। बालकृष्ण इंडस्ट्री करीबन 6.5% की तेजी, वोडाफोन आइडिया 2%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एमआरएफ में करीबन 1.5% की तेजी जो है देखने को मिली है। इनफैक्ट पूरे ही पीएसयू बैंक्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ था, अच्छी खासी तेजी थी। लूजिंग पॉकेट में इंडियन बैंक, एसआरएफ, एस्कॉट क्यूबोटा और साथ में डिलीवरी में करीब करीब 2% की जो कमजोरी है वो देखने को मिली है। पीएसयू की भी बात अगर हम करें तो मॉर्निंग में अच्छे खासे गेन्स थे, लेकिन आखिरी तक आते आते यहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है वो देखी गई है। रुपए में गिरावट है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। $1 का भाव 90 रुपए के पास पहुंच गया है। हालात ये है कि पूरे एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। क्यों कमजोर हो रहा है रुपया, पूरी डिटेल्स बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, रुपया नित नए लोज बना रहा है यहाँ पर, और कल 89.78 का ऑल टाइम लो था और आज रुपया ऑलमोस्ट 90 के आसपास पहुँचने की फिराक में। यहाँ पर डीलर्स का ऐसा भी कुछ कहना है कि पीएसयू बैंक्स यहाँ पर डॉलर्स बेच रहे हैं आरबीआई के बिहाफ पर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद यही रीज़न है कि हमने 90 का लेवल यहाँ पर टूटता हुआ अब तक नहीं देखा है। अगर हम रुपये की बात करें तो ये ₹1 तक फिसल चुका है नवंबर 3 से अब तक, और अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो रुपये में 5% तक की यहाँ पर गिरावट दर्ज हो चुकी है। रुपया अब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अपने एशियन पेयर्स के सामने, और अगर हम इंडोनेशियन रुपया देखें, फिलिपीन पेसो देखें, उसके भी नीचे अब यहाँ पर करेंसी इंडियन रुपये की परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। वेल, प्रेशर इसलिए है क्योंकि एफपीआईज आउटफ्लोज लगातार यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अब तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर आप जीडीपी का नंबर देखें तो वो भी एक अंडरलाइंग लोअर एक्टिविटी ही यहाँ पर दर्शाता है। इंडियन एक्टिविटीज़ ये भी माना जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वॉल्यूएशंस में। भारत में ना एआई एडवांटेज है, ना ही यहाँ पर ट्रेड पैक्ट भी हो पाया है, तो नेगेटिव्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया सिर्फ ऐसी एक अकलौती एशियन इमर्जिंग मार्केट करेंसी है जहाँ पर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दोनों ही बरकरार होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर 90 का लेवल टूटता है तो कुछ और गिरावट या मुनाफा वसूली फिर रुपए में यहाँ पर देखने को बन सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अगर ये 90 के आसपास रुक जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन भी बन सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, फेड रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है, वो एसेट क्लासेस के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव है, लेकिन रुपया एक अलग ही चाल में यहाँ पर, और जिस तरह की मंदी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, बाजार को लगता है कि 90 बहुत दूर नहीं है और उसके आसपास के स्तर आपको नियर टर्म में कारोबार होते हुए दिख पाएंगे। वहीं बाजार में आज की गिरावट में प्राइवेट बैंकों में तेज बिकवाली का बड़ा हाथ रहा है। दरअसल जनवरी सीरीज से बैंक निफ्टी की तस्वीर बदलने जा रही है। एनएसई के एक नए सर्कुलर के बाद किन बैंकों का कितना वेटेज घटेगा, कौन से नए बैंक शामिल होंगे, बता रहे हैं यतिन मोहता। सेबी के डिस्कशन पेपर के बाद एनएससी का येस्टरडे पोस्ट मार्केट आज सर्कुलर आया, जहां इन्होंने निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की संख्या जो पहले 12 थी अब 14 कर दी है।
इसका मतलब ये है 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी बैंक में आएंगे, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत थी, मैनिपुलेशन प्रोन इंडेक्स था, तो ऊपर के जो 3-4 स्टॉक्स हैं यहाँ वेटेज भी आपको कम होता हुआ नजर पड़ेगा। सबसे पहले इंक्लूजन्स की बात करते हैं, जहाँ येस बैंक और यूनियन बैंक, ये 2 काउंटर्स में आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो आपको निफ्टी बैंक में 1 जनवरी से शामिल होते हुए नजर पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं नए सीरीज के साथ ही आपको ये निफ्टी बैंक में बदलाव होते हुए नजर पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें येस बैंक की और यूनियन बैंक की, तो दोनों ही काउंटर्स में 2 से 3% की तेजी है, क्योंकि यहाँ लगभग 2-3 हज़ार करोड़ का मिला के बाइंग देखने को मिलेगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये 4 प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं जहां आपको वेटेज कम होता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता हुआ नजर पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में ही 300 से 400 मिलियन डॉलर्स के बीच की बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, और ये 4 फेजेस में होता हुआ नजर पड़ेगा, दिसंबर एंड, जैन एंड, फेब एंड और मार्च एंड। तो 4 महीने में स्प्लिट होगी ये सेलिंग, और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में भी आपको 40 से 50 मिलियन डॉलर्स के आसपास का सेल फ्लो दिखाई पड़ेगा। छोटी बैंक्स जहां वेटेज बढ़ेगा उसके अंदर येस यूनियन तो है ही, लेकिन फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आपको छोटी मोटी बाइंग देखने को मिलेगी अगले 4 महीनों के फेस्ड बाइंग में। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। जीएसटी फ्रॉड और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर लगाम लगाने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अगले साल से पूरी तरह से ऑटोमेटिक किया जा सकता है, यानी जीएसटीआर 3B में एडिट या बदलाव करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, जीएसटी में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट और फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार अगले साल से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब जीएसटी रिटर्न के फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो सकती है। दरअसल इसके लिए सरकार ने तैयारी कर भी ली है, और अगले साल से जो जीएसटीआर 3B है जिसके जरिए फाइलिंग की जाती है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, यानी कि अब जीएसटीआर 3B में एडिटिंग या मैन्युअली एंटर करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी आपका सेल्स क्रेडिट होगा या सेल्स डेटा होगा वो सीधे जीएसटीआर 1 से सीधे जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट करेगा। वहीं अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी जो आपका जीएसटीआर 2B होगा वहीं पर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आप अपनी तरफ से आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये दोनों जो फैसिलिटीज है अभी तक जो जारी है इसको बंद करने की तैयारी कर ली गई है। ये अगले साल अप्रैल से हो सकता है इसको लागू कर दिया जाए। 2 चरणों में इसको लागू किया जाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसमें कोई भी मैनुअल एंटर करने के लिए या फेरबदल करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार चाहती है कि जो पिछले 7 सालों में जो फेक क्रेडिट है करीब 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, इसको किसी तरह से रोक लगाई जाए और पूरी प्रक्रिया को एक तरह से ऑटोमेटिक बनाने पर जोर दिया जाए। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी पर। अब आपको बता दें कि आधार अथॉरिटी ने नया ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए आप बिना आधार सेंटर गए अपने आधार अपडेट के सारे काम चुटकियों में कर सकते हैं। इस ऐप में क्या क्या सुविधा है, इस पर आधार अथॉरिटी की सीईओ भुवनेश कुमार से बात की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। 2 नई फैसिलिटी हम लोगों ने ऑफर की हैं। पहली फैसिलिटी है जिसमें आप अपना आधार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं आइडेंटिटी का। तो इसको हम कह रहे हैं शो, शेयर एंड वेरीफाई। यानी कि आप कहीं भी गए, मान लीजिए कि होटल में गए और आपको चेक इन करना है, तो आप बस होटल का क्यूआर कोड स्कैन करके अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। आपका ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे यूपीआई में पेमेंट होता है क्यूआर कोड से, ऐसे इस ऐप से हो जाएगा। ये पहली फैसिलिटी है जो पहले से आधार के किसी सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। दूसरी फैसिलिटी है कि मोबाइल नंबर आप अपना अपडेट करना चाहते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी केवल आधार सेवा केंद्र पर उपलब्ध है, क्योंकि आपको अपने बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट्स वहां देने होते हैं, जिससे वेरीफाई करते हैं कि आप स्वयं मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट थोड़ी एक रिस्की प्रक्रिया है। किसी ने अगर गलती से जो है ऐसी सिस्टम बना दिया कि आधार में जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो किसी और के कब्जे में आ गया, तो पूरे के पूरे बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके कब्जे में चले जाएंगे। इसलिए हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन रखे हुए हैं। लेकिन आधार ऐप में हम फेस ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करके मोबाइल नंबर अपडेट की फैसिलिटी इस ऐप में दे रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जो हमारे पुराने फैसिलिटीज उपलब्ध हैं एम आधार ऐप में और माई आधार पोर्टल में,
उनको भी हम समय के साथ इसी ऐप में ले आएंगे। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, लेकिन दिल्ली की हवा 2 दिन की राहत के बाद फिर बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट जारी की है। उसके तहत इस बार पराली कम जली, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा का असली कारण लोकल है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, कैसे है दिल्ली के प्रदूषण की हालात और क्या कहते हैं सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट की रिपोर्ट? जी, दिल्ली के हालात ये हैं कि ग्रैप 3 के जो प्रतिबंध थे वो हट चुके हैं और उसका असर ये हुआ कि हवा जो थोड़ी सी राहत मिली थी एयर पोल्यूशन में, वो दोबारा से अब बहुत ख़राब की श्रेणी में आ गई है। आज जो औसत AQI रहा वो लगभग 360 रहा और कई सारे ऐसे पोल्यूशन स्टेशंस थे जहां पे AQI 400 के पार रहा, जैसे कि विवेक विहार, चांदनी चौक इत्यादि। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, जो जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, वो एक बड़ा योगदान रहा है। हालांकि सरकार ने आज संसद में ये कहा कि पिछले 8 सालों में इस साल जो एयर पोल्यूशन है वो सबसे अच्छी स्थिति में रहा। जो गुड डेज है उनकी संख्या बढ़ी है AQI के हिसाब से, और जो पुअर डेज है उनकी संख्या घटी है। लेकिन इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो रिपोर्ट है वो एक और दूसरी पिक्चर पेश करती है। उसके मुताबिक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहा है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। जो पॉल्यूशन के मुख्य कारण हैं वो लोकल हैं, यानी कि कचरा, कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक। पराली जलाने की घटनाएं भले ही कम हुई हैं, और साथ ही एक और जो खतरनाक चीज़ है कि हवा में हम अक्सर PM 2.5 की बात करते हैं AQI में, लेकिन NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी संख्या बढ़ रही है। दिल्ली एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो ये एक चिंताजनक तस्वीर जो है वो CSE की रिपोर्ट ने पेश की है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। पोल्यूशन कंट्रोल एक बड़ी चुनौती बन गया है और आज आवाज अड्डा में हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। खराब हवा क्या दवा, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। उत्तर भारत में हल्की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दिसंबर और फरवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस पर मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, अभी उत्तर भारत में इतनी ठंड हमें देखने को नहीं पड़ रही है, तो कब तक ये देखने को मिलेगी? देखिए, जहां तक उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं, तो कल हमने जैसे कि सीजनल और मंथली आउटलुक भी IMD ने इशू किया हुआ था। उसके हिसाब से हम बात करें तो जो हमारा जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत का, वहां पर जो कोल्ड वेव की संभावना है, जो दिन है, वो सामान्य से थोड़े से अधिक रहने की जो अनुमान लगाया गया है। नॉर्थ वेस्टर्ली और नॉर्दर्ली विंड्स होती हैं, उनकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जाती है, क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाओं को भारत क्षेत्र में लेकर के आता है। तो अभी अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित था, जिसकी वजह से जो तापमान में अभी थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी देखी गई है, मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। वहीं जब ये पास हो जाएगा तो हमारा अनुमान ये है कि तापमान में उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके बाद गिर सकता है। तो आखिरी सवाल, कौन कौन से राज्य है जहां पर हमको ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है? दिसंबर 2025 के दौरान जो है उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ क्षेत्र है वहां पर जो शीतलहर चलती है यानी कोल्ड वेव, वो सामान्य से अधिक हो सकती है। अगर हम पूरे सीजन के बारे में बात करें, दिसंबर से फरवरी के बारे में बात करें, दिसंबर 2025 फरवरी 2026 के बीच में, तो मध्य भारत कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और कुछ इलाकों में जो आने वाले जो दिन है उसमें सामान्य से अधिक कोल्ड वेव कंडीशन जो देखने को मिल सकती है। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।